नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। दिन भर की 10 खबरों के साथ हाजिर हूं। इससे पहले कि आज की सुर्खियां शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर की 10 प्रमुख खबरों का सिलसिला। सीबीआई ने शराब नीति केस में कुछ आरोपियों को किया तलब। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे आप सीबीआई कहते हैं, ने दिल्ली में आबकारी नीति लागू करने के दौरान कथित तौर पर किए गए भ्रष्टाचार के मामले में कुछ आरोपियों को पूछताछ के लिए शनिवार को समन भेजा है। बताया जाता है कि ये वो आरोपी हैं जिनके नाम एफआईआर में दर्ज हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित 31 स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों की एजेंसी जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ साथ बैंक में लेन देन की जांच एक बार पूरी होने के बाद अन्य आरोपियों को भी समन भेजा जाएगा। विशेष अदालत के समक्ष बुधवार को सीबीआई द्वारा दायर प्राथमिकी की प्रति वित्तीय मामलों की जांच एजेंसी प्रबंधन निदेशालय को भी साझा की जा रही है, जो धन शोधन के आरोपों की जांच करेगी। सीबीआई ने शुक्रवार को सिसोदिया के आवास के साथ साथ कुछ नौकरशाहों व कारोबारियों के ठिकानों सहित 31 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। आम आदमी पार्टी ने छापेमारी की कार्रवाई की निंदा की है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि एजेंसी को उनकी पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए ऊपर से निर्देश दिए गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आबकारी नीति पर दिल्ली सरकार को पाक साफ होने को लेकर चुनौती दी है। इस मामले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला लगातार जारी रहा। आज मनीष सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उन्हें 3-4 दिनों में सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को शराब के घोटाले की चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट दिल्ली की शिक्षा नीति से दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ता देख परेशान है। राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ने के लिए केजरीवाल को रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार का शिक्षा मंत्री हूं, इसलिए मुझे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजना चाहती है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में खुलासा किया कि उनके खिलाफ कथित शराब घोटाले के मामले में दर्ज सीबीआई की एफआईआर में केवल 1 करोड़ की गड़बड़ी का उल्लेख है, जबकि भाजपा के नेता अनर्गल बातें कर रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि अगला चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल ही होकर रहेगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की खबर छपी है। दुनिया को हमारे एजुकेशन मॉडल में कुछ ऐसा दिख रहा है जो दुनिया को प्रेरित कर सके। उन्होंने आशंका जताई कि अगले 3-4 दिन में सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली की उप मुख्यमंत्री ने बल देते हुए कहा कि अगला चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल ही होकर रहेगा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि 1.5 साल पहले इसी अखबार में लाखों लाशें जलती हुई खबर छपी थी, जिससे भारत का सिर शर्म से झुक गया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना के काल में केंद्र सरकार ने स्थिति को हैंडल किया, उससे भारत की किरकिरी हुई थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ, जबकि दूसरे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कहा कि 1100 करोड़ का घोटाला हुआ है, जबकि दिल्ली के एलजी ने कहा है कि 144 करोड़ का घोटाला हुआ है। उन्होंने यह कहते हुए सबको चौंकाया कि इन सब के बावजूद सीबीआई की एफआईआर में न 8,000, न 1100, न 144 करोड़ का जिक्र है, बल्कि केवल 1 करोड़ का कथित घोटाला होने का जिक्र है। जो एक्साइज पॉलिसी हम ला रहे थे, पूरे देश की बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है। उन्होंने दावा किया कि इससे दिल्ली गवर्नमेंट को हर साल 10,000 करोड़ का फायदा होता अगर एलजी आखिरी समय पर साजिश नहीं करते। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मनीष सिसोदिया को आज लपेटने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले का आरोपी नंबर 1 है। उन्होंने शराब घोटाले के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया इस शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 है, जबकि भ्रष्टाचार के प्रमुख
अरविंद केजरीवाल हैं। पार्टी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार आज देश और दुनिया तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाने में नंबर 1 हो गए हैं और शराब घोटाले के बाद मनीष सिसोदिया अब पत्रकारों के सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार को रेवड़ी सरकार और वेवरी सरकार की संज्ञा देते हुए अनुराग ठाकुर ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये बताएं कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब बेचने का ठेका दिया या नहीं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अनुमति नहीं होती तो आपने यह अनुमति क्यों दी? शराब के व्यापारियों के प्रति ये इतने नरम दिल क्यों रहे? ठाकुर ने शराब घोटाले के अन्य आरोपियों से सिसोदिया के रिश्ते का पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इन आरोपियों के साथ सिसोदिया के क्या रिश्ते हैं? आप सरकार ने शराब के ठेकों का कमीशन 2 से बढ़ाकर 12% आखिर क्यों कर दिया? अनुराग ठाकुर ने शराब माफियाओं को बगैर कैबिनेट की अनुमति के 144 करोड़ रुपए वापस देने का आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या यह मनीष सिसोदिया के कहने पर किया गया या इसमें अरविंद केजरीवाल की भी सहमति थी? आज कांग्रेस पार्टी ने भी एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैंकों के निजीकरण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी ने आज एक बार फिर देश में सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने आज पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में आरबीआई की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बैंकों के निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार की तीव्र आलोचना की। उन्होंने खुलासा किया कि आरबीआई रिसर्चर्स की बुलेटिन में सरकारी बैंकों की निजीकरण को देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक बताया गया था, लेकिन सरकार के दबाव में केंद्रीय बैंक ने रातों रात अपना स्टैंड बदल लिया। कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी सरकार से इस पूरे मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि आरबीआई की रिसर्चर्स की रिपोर्ट आरबीआई बैंक की बुलेटिन में प्रकाशित हुई थी। उक्त रिपोर्ट में बैंकों के निजीकरण को लेकर देश के लिए खतरनाक बताया गया था। इस संबंध में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक दिन पूर्व ट्वीट किया था और उनकी ट्वीट के बाद ही आरबीआई ने इस पूरे मामले में यू टर्न ले लिया। आरबीआई के यू टर्न पर कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल करते हुए कहा कि इससे स्पष्ट है कि यह कदम सरकार के दबाव में उठाया गया। उन्होंने कहा कि जिस आरबीआई की ओर से 1947 के बाद देश में बैंकों की राष्ट्रीयकरण को सबसे महत्वपूर्ण कदम माना गया हो, उसे अब अपना मंतव्य क्यों बदलना पड़ रहा है? कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव के कारण आरबीआई जैसी संस्था को अपनी इस रिपोर्ट में यू टर्न करना पड़ा है। उन्होंने खुलासा किया कि सरकार के दबाव के बाद आरबीआई द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें उन्होंने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। इससे पूर्व आरबीआई के एक बुलेटिन में साफ तौर पर कहा गया था कि यह जो सरकारी बैंकों का अंधाधुंध निजीकरण चल रहा है उससे बहुत ज्यादा दुष्परिणाम होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार के समक्ष 3 मांगे भी रखी। उनकी पहली मांग थी कि सरकार इस देश के सामने एक व्हाइट पेपर लेकर आए और बताए कि बैंक प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पर उनकी क्या मंशा है। संस्थाओं पर दबाव बनाने का काम बंद होना चाहिए। साथ ही सरकारी संपत्ति और संस्था को बेचने के पीछे क्या कारण और केंद्र सरकार की क्या योजना है, इस पर भी सरकार से श्वेत पत्र लाने की कांग्रेस पार्टी ने मांग की। इधर जन्माष्टमी पर मथुरा में एक घटना हुई जिसमें भीड़ में 2 लोगों की मौत हो गई। जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शरीक होने उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित मंदिर पहुंचे 2 लोगों की अत्यधिक भीड़ होने की वजह से मौत हो गई। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की। घटना बांके बिहारी में मंदिर में हुई उस वक्त हुई जब वहां कृष्ण जन्मोत्सव का जश्न चल रहा था। मथुरा के पुलिस अधिकारी ने बताया कि जन्माष्टमी के पावन मौके पर अचानक लोगों की भीड़ बढ़ गई थी। आरती के वक्त अत्यधिक लोग मंदिर परिसर में प्रवेश कर गए थे, जिस कारण बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। इसी भीड़ के कारण दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि मथुरा को भगवान कृष्ण का जन्मस्थल माना जाता है। आयोजन से पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का दौरा किया था और राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम हमारे विचारों, हमारे कार्यों और हमारी दृष्टि को प्रेरित करती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भगवान कृष्ण आज से लगभग 5000 साल पहले इस धरती पर आए थे और उनकी लीलाएं आज भी देश और दुनिया के हर हिस्से में मनाई जाती है।
तेज बारिश में हिमाचल के कांगड़ा में भरभरा कर गिरा वर्षों पुराना रेलवे पुल। पानी के तेज बहाव के कारण पंजाब हिमाचल को जोड़ने वाला चक्की दरिया पर बना नैरो गेज रेलवे पुल शनिवार को धराशायी हो गया। पहाड़ों में हो रहे तेज बारिश के कारण चक्की दरिया इन दिनों उफान पर है, जिस कारण पंजाब के पठानकोट और हिमाचल के कांगड़ा जोगिंद्रनगर को जोड़ने वाली नैरो गेज रेलवे लाइन के पिलर ध्वस्त हो गए। बता दें, पुल के 3 पिलर कुछ दिन पहले ही अपनी जगह से खिसक गए थे। लोगों ने बताया कि घटना आज सुबह 6 बजे हुई। चक्की दरिया में पानी का तेज बहाव आया, जिस कारण पिलर ध्वस्त हो गया। इस कारण रेलवे विभाग ने नैरो गेज रेलवे लाइन पर चलने वाली ट्रेनों के परिचालन को तत्काल बंद कर दिया है। लेकिन अब इसके एक पिलर के पूरी तरह टूट जाने और 2 पिलरों के क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से रेलवे लाइन हवा में लटक गई है। इसके कारण अब आने वाले कई महीनों तक पंजाब और हिमाचल का रेलवे संपर्क टूटे रहने की संभावना बनी हुई है। विभाग की ओर से इस संबंध में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। करवा चौथ के एक विज्ञापन को वापस लेने का जिक्र कर सुप्रीम कोर्ट के जज ने समलैंगिकता मुद्दे पर की अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने करवा चौथ के एक विज्ञापन का जिक्र करते हुए समलैंगिकता के मुद्दे पर अहम टिप्पणी की है। उन्होंने शनिवार को एक व्याख्यान में कहा कि किसी मामले में किए गए न्याय को बहुत जल्द ही पलटा जा सकता है, अगर लोग हाशिए पर लोगों के हितों की रक्षा के लिए सही रास्ते पर नहीं चलते हैं। हाल ही में करवा चौथ के एक विज्ञापन को विरोध के मद्देनजर वापस लेने का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि नवतेज सिंह जौहर मामले में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त करना अकेले एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों को अपने अधिकारों का एहसास कराने के लिए पर्याप्त नहीं था। करवा चौथ से संबंधित इस विज्ञापन में समलैंगिक जोड़े को दिखाया गया था। न्यायाधीश देश के उत्तरी हिस्सों में प्रचलित हिंदू त्योहार करवा चौथ के संबंध में भारतीय फार्म डाबर के विज्ञापन का जिक्र कर रहे थे। इस त्योहार में पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए दिन भर का उपवास रखती हैं और पूजा करती हैं। सोशल मीडिया पर और मध्य प्रदेश के एक राजनेता की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद एक महिला जोड़े के त्योहार मनाते हुए विज्ञापन को डाबर द्वारा वापस ले लिया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हालांकि अदालत ने हाशिए के लोगों के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक अधिकारों की दायरा का विस्तार करती है, लेकिन यदि लोग सही मार्ग नहीं अपनाते हैं तो न्याय शीघ्र ही प्रभावहीन हो जाता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पुणे में आईएलएस लॉ कॉलेज में भारत में मध्यस्थता का भविष्य विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि नवतेज सिंह जौहर मामले में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाना ही एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों को उनके अधिकारों का एहसास करने के लिए पर्याप्त नहीं था। नवतेज सिंह मामले में महत्वपूर्ण फैसले के 4 साल बाद करवा चौथ मनाते हुए एक समलैंगिक जोड़ी को चित्रित करने वाली एक फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन को हटा दिया गया था। रेसलर अंतिम पंघल ने U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। महिला रेसलर अंतिम पंघल ने शुक्रवार को बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने वाले भारत की पहली महिला रेसलर बन गई हैं। पंघल ने 53 किलो फाइनल में कजाकिस्तान की एटलिन सगायेवा को 8-0 से हराया। ये प्रतियोगिता के 34 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक भारतीय ने पोडियम के टॉप पर फिनिश किया है। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी अंतिम ने अपने पैर के हमलों और ट्रैक डाउन के साथ सागायेवा पर हावी होकर विश्व जूनियर चैंपियन का ताज जीता। हरियाणा के हिसार जिले से भगाना गांव से ताल्लुक रखने वाली 17 साल की रेसलर ने अपने सभी मुकाबले बड़े अंतर से जीते। इसमें यूरोपीय चैंपियन ओलिविया एंड्रीज व बेशकीमती जीत भी शामिल है, जिसको उन्होंने तकनीकी श्रेष्ठता 11-0 से हराया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतिम पंघल को ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि गर्व का पल, इतिहास रचने और अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय लड़की बनने के लिए अंतिम पंघल को बधाई। भारत आपकी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता को सलाम करता है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, चमकती रहो। कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद अब फैली टोमेटो फ्लू का संक्रमण।
कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद अब भारत में टोमेटो फ्लू का प्रकोप देखा जा रहा है। भारत में पैर जमा रही इस नई बीमारी टोमेटो फ्लू को लेकर डॉक्टरों ने अलर्ट जारी किया है। इस बीमारी के केरल में कई मामले और ओडिशा में भी पाए गए हैं। टोमेटो फ्लू के मामले सबसे पहले केरल के कोल्लम में 6 मई को सामने आए थे। लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार अब तक इससे करीब 82 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। ये बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं। इस बीमारी में शरीर पर लाल निशान पड़ने लगते हैं और बड़े बड़े दाने भी दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे ही लक्षण कोरोना, डेंगू, मंकी पॉक्स जैसे संक्रमण में भी दिखाई देता है। कहा जा रहा है कि संक्रामक रोग आंतों के वायरस के कारण होता है और वयस्कों पर कम ही अटैक करता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इस वायरस से बचाव के लिए मजबूत होता है। इस संक्रमण को टोमेटो फ्लू नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि रोगी के शरीर पर लाल फफोले दिखाई देते हैं और धीरे धीरे ये टमाटर के आकार जितने बड़े हो जाते हैं। इस बीमारी के लक्षणों में तेज बुखार, शरीर में दर्द, जोरों में सूजन और थकान शामिल है। कुछ रोगियों ने मितली, उल्टी, दस्त, बुखार, पानी की कमी जैसी लक्षण की भी शिकायत की है। केरल में इस बीमारी के मामले सामने आने के बाद पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक में भी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक स्वतः सीमित बीमारी है और इसके इलाज के लिए कोई विशेष दवा मौजूद नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार टोमेटो फ्लू संक्रामक है लेकिन घातक नहीं है और ये कैसे फैलता है इसकी जांच अभी की जा रही है। उधर मुंबई पुलिस को 26/11 जैसे आतंकी हमले की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को धमकी भरा मैसेज मिला है जिसमें लिखा गया है कि 26/11 की तरह मुंबई में हमले किए जाएंगे। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह मैसेज पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया। धमकी में कहा गया है कि भारी हथियारों से लैस 10 पाकिस्तानी चरमपंथी मुंबई शहर में कई विस्फोटों को अंजाम देंगे। मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। साथ ही दूसरी एजेंसियों को भी इसकी जानकारी दी गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने कहा कि राज्य सरकार को खतरे को गंभीरता से लेना चाहिए और जांच करनी चाहिए। महाराष्ट्र में 2 दिन पहले ही गुरुवार को रायगढ़ जिले में 2 संदिग्ध नावें मिली थी। एक नाव हरिहरेश्वर समुद्र तट पर मिली जिसमें नेपच्यून समुद्री सुरक्षा बॉक्स और गोला बारूद और विस्फोटक के साथ 3 AK-47 राइफलें मिली थी, जबकि दूसरी नाव भरतखोल किनारे के पास मिली जिसमें एक लाइफ जैकेट और कुछ दस्तावेज जब्त किए गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचल तेज। केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण CEA पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष चुनाव के लिए कांग्रेस कार्य समिति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी सूत्रों ने कहा कि CEA जो संगठनात्मक चुनाव कराने के लिए अधिकृत है ने CWC के अंतिम निर्णय से पहले मतदाता सूची की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पार्टी के अधिकांश नेताओं को लगता है कि राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालना चाहिए, लेकिन 2019 के चुनावी हार के बाद पद छोड़ने के बाद से उनकी ओर से कोई स्पष्टता नहीं है। साथ ही कांग्रेस अंतरिम रूप से सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष के रूप में जारी रखने और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए प्लान बी तैयार कर रही है। एक और नाम चर्चा में है जो सोनिया के वफादार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। उन्होंने कथित तौर पर शीर्ष पद लेने से इनकार कर दिया है और कहा है कि राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालना चाहिए। कांग्रेस का कार्यक्रम 21 अगस्त को प्रक्रिया शुरू करने वाला था, लेकिन अभी तक CWC की बैठक नहीं बुलाई गई है। अनुसूचित जाति के जिन नेताओं को शीर्ष पद दिया जा सकता है उनमें सुशील कुमार शिंदे, मल्लिकार्जुन खड़गे और मीरा कुमार शामिल हैं। खड़गे राहुल गांधी के विश्वास पात्र हैं और कर्नाटक चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य इकाइयों के साथ कई बैठकें भी की हैं और बैठकों का दौर अब भी जारी है। उन्होंने आम चुनाव से पहले देश के हर जिले का दौरा करने की योजना बनाई है। योजना को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। पार्टी की ओर से इस प्रकार के संकेत दिए जा रहे हैं कि यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है। तो ये थी आज की दिन भर की 10 प्रमुख खबरें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि द पब्लिक वर्ल्ड को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।